नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपनी YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट में। NTA UGC नेट हिस्ट्री, UGC नेट इतिहास की ऑनलाइन क्लास 69 है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है नवपाषाण काल का इतिहास। दोस्तों वैसे तो मैंने पूरा सिलेबस करा दिया है, परंतु मैं अब थोड़ा और विस्तार से दोबारा वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, और विस्तार से जो टॉपिक रह गए हैं विस्तार के लिए उनका मैं वीडियो ला रहा हूं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी के। और हमारा उद्देश्य दोस्तों, अब की बार नेट JRF पर आप हमारा बायोडाटा देख सकते हैं। ठीक है, 4 बार नेट PhD, 1 बार JRF। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 15,000 हैं केवल। और उसके बावजूद भी दोस्तों हमको यूट्यूब ने प्रमोट किया है जॉन बटन के लिए। दोस्तों ये जो बटन होता है किसी के 70-1 लाख भी हो जाते हैं तब भी नहीं मिलता। आप इसकी अहमियत, और हम जानते हैं इसकी अहमियत, आप भी समझ सकते हैं कि किसी को 1 लाख पर भी नहीं मिलता, हमको 15,000 पर यूट्यूब ने क्यों दे दिया। दोस्तों हमारा जो चैनल है एकदम तथ्य के आधार पर प्रमाणित है। ठीक है, आपके कमेंट ने और लाइक ने आपकी ने हमको जॉन बटन दिला दिया। आपका बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों हमारे चैनल की सब मेंबरशिप लेने के लिए जॉइन बटन को क्लिक करें, जहां पर आपको केवल 59 रुपये देने होंगे यूट्यूब को, और वहां से हम आपको कुछ एक्स्ट्रा देंगे। ठीक है, आप 59 रुपये देने के बाद हमारी वीडियो की PDF हमसे ले सकते हैं, अगर आपको इच्छा अच्छी लगती हो तो। बच्चे PDF लेकर तैयारी कर रहे हैं, हमने उनका WhatsApp ग्रुप बनाया है, आप भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक आपको बता दिया मैंने, नवपाषाण काल। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। नवपाषाण काल या नियोलिथिक इंग्लिश में वर्ड है। शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुबॉक ने 1865 में प्रकाशित पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग उस युग को बताने के लिए किया था जिस युग में पत्थर के उपकरण अधिक कुशलता से और अधिक रूपों में बनाए गए और उन पर पॉलिश भी की गई। बाद में डी गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल ताम्रपाषाण संस्कृति को अपने आप में पर्याप्त अन्न उत्पादक अर्थव्यवस्था बताया, और माइल्स बर्किट ने इस बात पर जोर दिया कि निम्नलिखित विशेषकों को नवपाषाण संस्कृति माना जाना चाहिए। जैसे कि पहला जो था उसने बताया कृषि कार्य, दूसरा पशुओं को पालना, ठीक है, और तीसरा पत्थर के औजारों का घर्षण और उन पर पॉलिश करना, और चौथा मृद भांड बनाना। ये जो चारों थी दोस्तों उनको उन्होंने कहा, चाइल्ड महोदय ने, कि इन जैसे यहाँ पर शुरू हो गया तो इनको नवपाषाण संस्कृति के अंतर्गत रखना चाहिए। नवपाषाण की संकल्पना में इधर कुछ वर्षों में परिवर्तन हुआ है। एक आधुनिक अध्ययन में उल्लेख हुआ है कि नवपाषाण शब्द का उस पूर्व धातु चरण संस्कृति का सूचक होना चाहिए जब यहाँ रहने वालों ने अनाज उगाकर और पशुओं को पालतू बनाकर भोजन की विश्वस्त पूर्ति की व्यवस्था कर ली थी और एक स्थान पर टिककर जीवन बिताना आरंभ कर दिया था। यानी कि दोस्तों पालतू बनाकर पशुओं को पालतू बनाना, अनाज उगाना शुरू कर दिया था। ठीक है, और लोगों ने एक ही जगह पर रहना शुरू कर दिया था। फिर भी घर्षित पत्थर के औजार नवपाषाण संस्कृति की सर्वाधिक अनिवार्य विशेषता है। वनस्पति कृषिकरण एवं पशुओं के पालने से एक स्थान पर टिककर जीवन बिताने के आधार पर ग्राम समुदायों की शुरुआत हुई। यानी कि दोस्तों गांव की भी, जैसे माना कुछ लोग एक साथ रहने लगे, 50-60 लोग, तो उन्होंने वहाँ पर घर बना लिए अपने, तो उसको क्या कहने लगे, गांव कहने लगे, पुर कहने लगे। जैसे किसी देश का किसी गांव का नाम पुर होता है पीछे, ठीक है, तो उसको पुर होता दोस्तों, पिंड पुर, तो उसको बोलते हैं गांव। गांव के नाम के पीछे ला देते हैं किसी के नाम के पीछे। तो शुरुआत हुई तथा कृषि प्रौद्योगिकी की शुरुआत भी हुई थी। इसके अतिरिक्त प्रकृति पर
और अधिक नियंत्रण एवं तथा प्राकृतिक साधनों का दोहन हुआ। विश्व के संदर्भ में नवपाषाण युग 9000 ईस्वी पूर्व से आरंभ होता है, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 7000 ईस्वी पूर्व में हुई। खेती पर आधारित नवपाषाण कालीन संस्कृति का प्रारंभिक साक्ष्य भारत पाक क्षेत्र के पश्चिमोत्तर भाग में बुनियादी तौर पर क्वेटा घाटी में लोरालाई और जोग नदियों की घाटी में प्राप्त होता है। किले गुल मोहम्मद मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों नाम है, ये नोट डाउन करना। किले गुल मोहम्मद, क्योंकि ज़्यादातर जो एनटीए होता है वो नाम पूछता है कि किस किले, ये जो नाम है ये किस संस्कृति का है, नवपाषाण का है, प्रापाषाण का है या मध्यपाषाण का है। तो अब नवपाषाण की बात कर रहे हैं तो नवपाषाण देखना। किले गुल मोहम्मद, गुमला, राणा गुंडई, अंजीरा, मुंडीगाक और मेहरगढ़ जो कच्ची मैदान में स्थित हैं के प्रातात्विक स्थलों से 7000 से 5000 ईसा पूर्व के समय का साक्ष्य मिलता है। इससे पता चलता है कि मेहरगढ़ में लगभग 7000 ईसा पूर्व में बसने शुरू हो गए थे। यानी कि लोग खेती और पशुपालन के प्रादुर्भाव के साथ लगभग 7000 ईस्वी पूर्व में बसने शुरू हो गए थे। खेती और पशुपालन के प्रादुर्भाव के साथ धर्म और समाज के क्षेत्रों में उन कर्मों से संबंधित अन्य आचार व्यवहारों का भी विकास हुआ। उदाहरण के लिए हमें मरणोपरांत जीवन, मृत्यु के साथ पुनर्जीवन, आत्मा के देहांतरण और पुनर्जन्म चक्र के संबंध में विश्वास जैसी नई अवधारणाओं के उदय देखने को मिलते हैं। स्थायी बसाव के फलस्वरूप, यानी कि दोस्तों वो एक जगह ही बस गए, तो स्थायी बसाव के फलस्वरूप नई दस्तकारियों जैसे मृदभांड बनाने की कला का विकास हुआ। दोस्तों समझना इसको अच्छे तरीके से, कॉन्सेंट्रेट होकर, बहुत मजा आने वाला है। यद्यपि पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल से ही हो गई थी, परंतु इस काल में जंगली पशुओं को अत्यधिक संख्या में पालतू बनाया गया। भारत में गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता आदि का पालन किया जाने लगा। घोड़ा पालन के विषय में विद्वान एक मत नहीं है। पूर्व में मानव शरीर ढकने के लिए पशु चर्म, पत्तों एवं छालों का प्रयोग करता था, परंतु इस काल में उसने वस्त्र निर्माण सीख लिया। भीमबेटका में प्रयुक्त रंग इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि वस्त्रों को रंगने की शुरुआत हो गई थी। अग्नि का उपयोग इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अग्नि के उपयोग से भोजन पकाने जाने की तकनीक प्रारंभ हुई। अग्नि ने अंधकार में प्रकाश फैलाया। शरीर में ऊर्जा का संचार भी अग्नि के कारण संभव हुआ। नवपाषाण युग के अंतिम दौर में धातुओं के उपयोग की शुरुआत हुई। तांबा सर्वप्रथम इस्तेमाल होने लगा। नोट डाउन करना, तांबा सर्वप्रथम इस्तेमाल होने लगा। इसी कारण यह काल ताम्रकाल कहलाया। मनोरंजन के साधनों में नृत्यगान एवं आखेट प्रमुख रहा होगा। भीमबेटका के चित्र लोगों में इस कला के प्रति रुचि प्रकट करते हैं। अंत्येष्टि संस्कार। इस काल में अंत्येष्टि संस्कार के निम्नलिखित रूप दिखाई पड़ते हैं। शिष्ट समाधि। एक आयताकार खाई को चारों ओर पाषाण से संदूक की आकृति बनाकर, यानी कि दोस्तों ऐसे गड्ढा खोदते हैं चौड़े में, ठीक है, संदूक की आकृति बन गई, गड्ढा खोद दिया, संदूक की आकृति बनाकर मृतात्मा की अस्थियां रखी जाती थी। अस्थि के साथ हथियार, औजार, आभूषण आदि रखे जाते थे। समाधि में एक से अधिक व्यक्तियों की अस्थियां रखी जाती थी। ब्रह्मगिरी के उत्खनन में ऐसे अवशेष देखने को मिले हैं। पुदुकोट्टा शिष्ट समाधि में कुछ परिवर्तन बीच में एक छेद वाला पत्थर रखकर किया गया।
पिट सर्कल। ग्रेनाइट पत्थरों में 8 से 12 फीट का वृत्त, जिसकी गहराई 6 से 8 फीट होती थी। संभवतः शुरू में लकड़ी की आरती पर शव रखा जाता था। शव के गल जाने पर अस्थियां एकत्र कर समाधि में रखी जाती थीं। अस्थियों के साथ आभूषण, मृदभांड आदि उपलब्ध हुए हैं। ब्रह्मगिरी मैसूर के उत्खनन में ही ऐसी समाधियों के अवशेष मिले हैं। अब तीसरा जो पॉइंट है वह है कैनर सर्कल। पाषाणों से निर्मित यानी कि पत्थरों से निर्मित समाधि में अस्थि पात्र एवं भस्म पात्र रखे जाने की परंपरा थी। इस प्रकार की समाधियां चेन्नई के चिंगल, नोट डाउन करना, चेन्नई के चिंगल क्षेत्र में देखी गई हैं। कुछ अवधि पूर्व के उत्खननों से प्राप्त प्रमाणों के आधार पर विद्वानों की मान्यता है कि सर्वप्रथम नील नदी घाटी मिस्र में गेहूं एवं जौ का उत्पादन शुरू हुआ। लगभग 12,500 ईस्वी के अवशेष ईस्वी पूर्व के अवशेष दक्षिण मिस्र में आसवान डैम के उत्तर में दक्षिणी उत्तर में थोड़ी दूर पर स्थित बाडी कुबानिया में किए गए उत्खनन से प्राप्त किए गए हैं। यहाँ गेहूं और जौ का उत्पादन किए जाने के साथ मिले हैं। कुबानिया से लगभग 60 किलोमीटर दूर कोयम्बो से भी कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ऐसना के पास स्थलों से प्राप्त अवशेषों से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। संभवतः इस क्षेत्र में पशुपालन व्यवसाय शुरू नहीं हुआ था, अतः अनाज उत्पादन का कार्य पहले आरंभ हुआ। इस प्रसंग में उल्लेखनीय है कि कुबानिया के अवशेष यह नहीं दर्शाते कि गेहूं स्वतः स्वाभाविक रूप जंगल में पैदा हो रहा था, अर्थात प्राप्त अवशेषों की कृषक क्षेत्र में उपस्थिति उत्पादन का प्रतीक है। प्रारंभ से ही पेरी महोदय कृषि तकनीक को मिस्र की देन मानते हैं, जबकि रूसी विद्वान बेबीलोव कृषि तकनीक का उदय अफगानिस्तान अथवा उत्तर पश्चिम चीन मानते हैं। पश्चिम एशिया अर्थात फिलिस्तीन, सीरिया, तुर्की, इराक, ईरान के कुछ क्षेत्र में 9वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में लोगों ने अनाज उत्पादन शुरू कर दिया था। उत्तर सीरिया में यूफ्रेट्स नदी पर आबू हैरा का उत्तर, इसी नदी पर दक्षिणी तुर्की में सुवेर्दे में स्थायी कृषि समुदाय की पुष्टि होती है। फिलिस्तीन के जेरिको में 8500 ईस्वी पूर्व से 7500 ईस्वी पूर्व के बीच एक बस्ती में अनाज उत्पादन के संकेत मिलते हैं। उत्खनन से जेरिको के चतुर्दिक 2 मीटर चौड़ी पत्थर की दीवार एवं गोल मीनारों के अवशेष मिले हैं। यह किलेबंदी का संसार में प्रारंभिक साक्ष्य माना गया है। दक्षिणी तुर्की स्थित ह्यूक नामक बस्ती में गेहूं, जौ एवं मटर की खेती के प्रमाण मिले हैं। संभवतः भेड़, बकरी जैसे जानवरों को पाला जाता था। उत्खनन में मकान की दीवारों पर विना सिर के मानव शवों को निगलने गिद्ध के चित्र, फूटती ज्वालामुखी आदि के अंकन देखे गए हैं। यहाँ से पाषाण कुठार, मृदभांड, हड्डियों के औजार एवं लकड़ी के कटोरे भी पाए गए हैं। इराक में 6500 ईस्वी पूर्व के बीच के साक्ष्य जारमो नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं। बड़ी संख्या में मकानों में आंगन, कई कमरे होना इस तथ्य को इंगित करता है कि यहाँ कोई बड़ी बस्ती थी। भेड़, बकरी पालन एवं कृषि द्वारा जीविकोपार्जन के संकेत मिलते हैं। भौगोलिक क्षेत्र, विद्वानों ने प्राप्त स्थलों के आधार पर नवपाषाण संस्कृतियों को मोटे रूप में 6 भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त किया है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, वर्तमान अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान में पुराविदों ने ऐसी गुफाएं खोजी हैं जहां लोगों द्वारा 7000 ईस्वी पूर्व में भेड़ एवं बकरियां
पाली जाती थीं। यहीं से गेहूं एवं जौ की खेती की शुरुआत के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ यह क्वेटा से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित है। इस स्थल पर उत्खनन से पता चलता है कि इस क्षेत्र का पूर्व मृदवांड नवपाषाण काल से संबंध हड़प्पा काल तक एक लंबा सांस्कृतिक इतिहास रहा है। मेहरगढ़ से तांबा गलाने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। यहाँ नवपाषाण काल के 2 स्तर प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा कालीन अवशेष ऊपरी स्तरों से प्राप्त हुआ है। यहाँ के नवपाषाण कालीन संस्कृति के प्रारंभिक चरण में मृदभांड अनुपस्थित थे। मेहरगढ़ से गेहूं की 3 एवं जौ की 2 किस्मों की खेती किए जाने के संकेत मिले हैं। इसे बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी किसको बोलते हैं, तो दोस्तों मेहरगढ़ को बोलते हैं। नोट डाउन करना अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो। यहाँ कच्ची ईंटों के आयताकार मकानों में लोग रहते थे। संभवतः आवासीय परिसर में भंडारण के लिए अलग से व्यवस्था की जाती थी। प्राप्त औजारों में प्रस्तर कुठार, घर्षण पाषाण आदि प्रमुख हैं। मेहरगढ़ के द्वितीय काल से गेहूं, जौ, अंगूर एवं कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। पुराविदों का अनुमान है कि हड़प्पा निवासियों में गेहूं, जौ एवं कपास की खेती की तकनीक मेहरगढ़ के पूर्वजों से ग्रहण की होगी। मेहरगढ़ से प्राप्त इस साक्ष्य के कारण इस सिद्धांत को संशोधित करना पड़ेगा कि कृषि और पशुओं को पालने का कार्य भारतीय उपमहाद्वीप की ओर पश्चिम एशिया से फैला। उत्तरी क्षेत्र, इस क्षेत्र में कश्मीर प्रांत में स्थित 2 महत्वपूर्ण स्थल बुर्जहोम एवं गुफकराल का उल्लेख किया जाता है। कश्मीर घाटी में ग्राम बस्तियों का लगभग 2500 ईसा पूर्व आविर्भाव हुआ। बुर्जहोम, इसका साहित्यिक अर्थ जन्म स्थान है। यह श्रीनगर से उत्तर पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर दूर स्थित है। इस स्थल की खोज 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। बीके थापड़ ने इस संस्कृति के मध्य पाषाणिक खाद्य संग्राहक एवं नवपाषाणिक खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था अर्थात 2 स्तरों का अध्ययन किया है। प्रथम में शिकारी संग्रहकर्ताओं के स्क्रैपर, हार्पून, छेदक, सुइयां, कुल्हाड़ियाँ आदि प्राप्त हुई हैं। यहाँ नवपाषाण कालीन लोग एक झील के किनारे गर्तावासों यानी कि दोस्तों गड्ढे बनाकर रहते थे, गर्त होम बोलते हैं इसको, में रहते थे। वे शिकार तथा मछली पर जीते थे। दूसरी अवस्था में मिट्टी की ईंटों में बड़े घरों में रहने का पता चलता है। खेती का भी अनुमान किया गया है। एक कब्र से मालिक, नोट डाउन करना विशेष महत्वपूर्ण है, एक कब्र से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। यहाँ से प्राप्त तांबे के बाड़ाग्र धातु के इस्तेमाल को इंगित करते हैं। पुराविदों की मान्यता है कि बुर्जहोम से प्राप्त सामग्री का स्वाद घाटी के सरायखोला एवं घालीगई के साथ सादृश्य रहा है। दूसरा जो स्थान था वो था गुफकराल। इसका शाब्दिक अर्थ कुम्हार की गुफा है। यह श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिमी में स्थित है। यहाँ से प्रारंभिक निवास के 3 चरणों का पता चलता है। प्रारंभिक चरणों में हमें मृदभांड रहित गर्तावास देखने को मिलते हैं, परंतु बाद के 2 चरणों में अनगढ़ किस्म के धूसर मृदभांडों का इस्तेमाल किया जाने लगा और इन चरणों में एक बड़ी संख्या में हड्डियों के औजार मिलते हैं। मध्यवर्ती क्षेत्र, मध्यवर्ती नवपाषाणिक संस्कृति की जानकारी गंगा घाटी एवं विंध्य पर्वत के पठारी क्षेत्र में स्थित स्थलों से होती है, जैसे कुल्डी हवा, मेहगरा या इसको मेघड़ाई बोलते हैं एवं चौपानी मांडो इस भाग के महत्वपूर्ण स्थल हैं।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राविदों ने इसका उत्खनन करवाया था। अब देखते हैं कोल्डी हवा। बेलन नदी पर इलाहाबाद के दक्षिण में कोल्डी हवा स्थित है। यहाँ 3 सांस्कृतिक अनुक्रम नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण और लोह युग देखे गए हैं। यहाँ के उत्खनन से 6000 ईस्वी पूर्व के आसपास धान उगाने का प्रमाण मिला है। इसे चावल की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे पुराना साक्ष्य माना जाता है। मेहगरा गंगा नदी के दक्षिण में विंध्य क्षेत्र के निकट मेहगरा इलाहाबाद के पास के उत्खनन से गोलाकार झोंपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। पशुओं में गाय, बैल, हिरण एवं मछली की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। मिट्टी की गुड़िया भी मिली है। यहाँ से पान के अलावा जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से एक पशुबाड़ा भी प्राप्त हुआ है। चौपानी मांडो इलाहाबाद के पास स्थित इस स्थल से प्रापाषाण काल से नवपाषाण काल तक के 3 चरणों का पता चलता है। यहाँ मध्यपाषाण कालीन स्तर से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोंपड़ियाँ, साझा चूल्हे, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण एवं हस्त निर्मित मृदभांड मिले हैं। विद्वानों की मान्यता है कि चौपानी मांडो के मृदभांड संसार के प्राचीनतम साक्ष्यों में से एक हैं। दोस्तों अब देखते हैं पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि 6 क्षेत्र बताए थे तो चौथा क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र। मध्य पूर्व में चिरांद, चेचर, सेनुवार, तारादेव एवं उड़ीसा में कुचाई तथा उत्तर पूर्वी भाग में दाबोजली घाटी मुख्य स्थल हैं। अब बात करते हैं चिरांद की। तो चिरांद भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, इस पर फोकस करना। बिहार के सारण जिले में चिरांद ग्राम नामक एक छोटी बस्ती के निकट नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम को छोड़कर अन्य किसी पुरातात्विक स्थल से इतनी अधिक मात्रा में नवपाषाणिक कालीन उपकरण नहीं मिले हैं जितने चिरांद से। 1962-63 में प्रोफेसर B.K. सिन्हा द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। उत्खनन से 5 प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ बड़ी संख्या में हिरण की सींगों, नोट डाउन करना विशेष महत्वपूर्ण है दोस्तों। चिरांद में बड़ी संख्या में हिरण के सींगों से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ के मानव घास फूस के घरों में रहते थे। चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। दाबोजली होर्डिंग उत्तर पूर्व में असम के चित ग्राम क्षेत्र से यह स्थल प्राप्त हुआ है। यहाँ से कृषि एवं पशुपालन का पता चला है। गुवाहाटी के पास सारूतारू में की गई खुदाइयों से संबंधित आदिम कुल्हाड़ियाँ, सेल्ट और गोलाकार मूठ वाले कुठारों के साथ अनगढ़, रज्जू एवं करंड अंकित मृदभांड मिले हैं। कुचाई उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित कुचाई में मध्यपाषाणिक स्तर तथा नवपाषाणिक स्तर प्राप्त हुए हैं। 5वां दोस्तों जो क्षेत्र है वह उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। इसमें मुख्यतः राजस्थान के क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, जैसे बागौर। बनास की सहायता कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा से 25 किलोमीटर दूरी पर यह स्थल स्थित है। यहाँ मध्यपाषाणिक, ताम्रयुगीन तथा लोह उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ डॉक्टर वीरेंद्र मिश्र एवं L.S. लेसनी के निर्देशन में 1967 से 1969 के बीच उत्खनन करवाया गया। यहाँ से कृषि एवं पशुपालन दोनों के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान का बागौर एवं मध्य प्रदेश का आजमगढ़ प्राचीनतम पशुपालन अर्थव्यवस्था के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। बालाथल उदयपुर से 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व बल्लभनगर तहसील में यह स्थल स्थित है।
1993 में इस स्थल का उत्खनन प्रोफेसर वीएन मिश्र के निर्देशन में करवाया गया। यहाँ से प्राप्त मृदभांडों की सादृश्यता हड़प्पा स्थल से प्राप्त मृदभांडों से की जाती है। प्राप्त ताम्र औजारों पर भी हड़प्पा सभ्यता का प्रभाव दिखाई पड़ता है। नवपाषाण काल से यह हड़प्पा सभ्यता का प्रतिनिधि केंद्र था। इस स्थल पर लगभग 22 स्तर देखे गए हैं। मिट्टी के सांड की उपलब्धि हड़प्पा से प्राप्त वृषभ मुद्राओं का स्मरण कराती है। विद्वानों का मान्यता है कि यहाँ के लोगों ने ताम्र संस्कृति से लोहे सभ्यता तक इस स्थल को आबाद रखा। उत्खनन में प्राप्त ताम्र मुद्राओं पर हाथी एवं चंद्रमा की आकृतियाँ अंकित हैं। गणेश्वर सीकर जिले में नीम का थाना के निकट काटली नदी के किनारे पर यह स्थल स्थित है। यहाँ से बड़ी संख्या में ताम्र औजार प्राप्त हुए हैं। संभवत मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को तांबा इसी क्षेत्र से जाता था। यहाँ से लगभग 4000 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है गणेश्वर। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में उन्नत आखेट अर्थव्यवस्था चरण से खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था चरण में संक्रमण की समस्या अभी तक स्पष्ट रूप से हल नहीं की जा सकी है। नवपाषाणकालीन बस्तियां पहाड़ी और शुष्क दक्कन पठार पर पाई गई है। ये बस्तियां खासतौर से कुछ क्षेत्रों में फली फूली, जहां सामान्य वर्षा प्रति वर्ष 25 सेमी से कम होती है। दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने वाले उत्खनन स्थल कर्नाटक में मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडक्कल, पिपलीहल, संगनकल्लू, टी नरसीपुर और टेलकोटा, तमिलनाडु में पेमल्ली और आंध्र प्रदेश में उतनूर, कोडेकल, नागार्जुनकोंडा और पलावी है। दक्षिण के नवपाषाण काल का समय 2600 से 800 ईसा पूर्व माना गया है। पुरातत्वविदों ने दक्षिण भारत की नवपाषाण कालीन संस्कृति को 3 चरणों में वर्गीकृत किया है। सबसे प्रारंभिक चरण के साक्ष्य संगनकल्लू और नागार्जुनकोंडा में मिलते हैं। नागार्जुनकोंडा में प्राप्त आवासों के धुंधले चिन्ह, लेपित बाहरी सतहों वाले, अपरिष्कृत हस्त निर्मित पीले, रक्ताभ, भूरे मृदभांड, चकमक के फलक। दोस्तों चकमक एक पत्थर का नाम था, ठीक है, चकमक। दोस्तों इसमें चकमक की जब बात आई तो बता दूं, जब आग की खोज हुई दोस्तों, तो जिस पत्थरों में आग लगी थी उस पत्थर का नाम था चकमक पत्थर। क्योंकि चकमक में जब चकमक पत्थर से चकमक पत्थर टकराता है तो दोस्तों बहुत तेज आग जो है जल जाती है। चकमक के फलक और घर्षित पत्थर के औजारों से प्रदर्शित होता है कि लोगों को खेती का केवल अल्प विकसित ज्ञान था। संभवतः वे जानवर नहीं पालते थे। इस चरण का तिथि निर्धारण 25 ईसा पूर्व अथवा इससे पहले किया जा सकता है। चरण दूसरे में चरण फर्स्ट के लक्षण तो जारी रहे। मृदभांड मुख्यतः लाल रंग की बनावट के थे, तथापि मणिकारी कला और पशुपालन नए लक्षण हैं। अब सूक्ष्म पत्थर स्फटिक क्रिस्टलों के बनने लगे थे। चरण थर्ड में लगभग 1900 ईसा पूर्व धूसर मृदभांड प्रमुख हैं। चरण दूसरे के लाल भांड और लघु फलक उद्योग इस चरण में भी भारी रहे। विभिन्न प्रकार के नवपाषाण औजार भी इस चरण में पाए जाते हैं। ये इस बात का संकेत देते हैं कि खेती का कार्य अधिक किया जा रहा है और भोजन संग्रह तथा आखेट की अब गौण भूमिका रह गई थी। बाद के दोनों चरणों की विशेषता नागार्जुनकोंडा में आवास गर्तों से लक्षित होती है, जिनकी छतों को संभालने के लिए लकड़ी के लट्ठों का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों लट्टे जो बता रहा है, लकड़ी के पट्टे, जैसे आज के ज़माने में घर जो बनाते हैं और छत जो बनाते हैं दोस्तों, हम पिलर का यूज करते हैं, ठीक है।
तो उसमें लकड़ी के जो लठ लगाए गए थे बड़े बड़े, जिसको बल्ली बोलते हैं। अन्य स्थलों पर नरकुल और मिट्टी के मकानों के अवशेष भी मिले हैं। दक्षिणी भारत के नवपाषाण कालीन किसानों द्वारा उगाई गई सबसे पहली फसलों में मिलेट यानी कि रागी की फसल थी। नोट डाउन करना, यह गरीबों के भोजन एवं मवेशियों के चारे के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। इसके अतिरिक्त गेहूँ, कुल्थी, मूंग और खजूर भी उगाई जाती थी। प्रचुर मात्रा में मवेशी और अन्य प्रकार की खाद्य वस्तुओं में के संकेत मिलता है कि नवपाषाणकालीन लोगों की स्थानबद्ध कृषि तथा पशुचारण व्यवस्था थी। कार्बन डेटिंग के आधार पर दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति का तिथि निर्धारण 9000 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व के बीच किया गया है। उतनूर, कोडेक्कल और कुपगल जैसे नवपाषाणकालीन स्थलों के पास राख के अनेक टीले, नोट डाउन करना दोस्तों, कई बार एग्जाम में चुका है राख के टीले। तो उतनूर, कोडेक्कल और कुपगल जैसे नवपाषाण स्थलों के पास राख के टीले एसमाउंट मिले हैं। इनमें से कुछ बस्तियों से दूर जंगलों में भी मिले हैं। सुझाया गया है कि ये राख के टीले नवपाषाणकालीन मवेशी बाड़ों के स्थल थे। दोस्तों मवेशी बोलते हैं जो पशु होते हैं उनको, जैसे कि ये जो है इतना स्थान है, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, इस स्थान में लकड़ी के डंडे जो है लगा दिए और ठीक है, और उनके अंदर जो है उनके अपने पशु वगैरह थे वो बांध दिए। जब वो पशु गोबर करते थे, ठीक है, डंकेक इंग्लिश में बोलते हैं डंकेक गोबर को, तो गोबर करते थे तो दोस्तों उस गोबर में, जैसे गोबर किया 5-6 महीने गोबर किया, बहुत सारा गोबर किया, तो गोबर को वहीं छोड़ देते थे, ठीक है, और पशुओं को निकालने के बाद में डंडों सहित, ये जो डंडे लगाए लकड़ी के, उनके सहित इसमें आग लगाए देते थे। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। बाड़ों के स्थल थे, समय समय पर इकट्ठा हो गया गोबर या तो किसी संस्कार के रूप में अथवा दुर्घटना बस जलता रहा। जो गोबर था दोस्तों, या तो वो संस्कार के रूप में जला दिया या वह दुर्घटना बस अपने आप ही वो जलता रहा। अपेक्षाकृत अधिक दूरस्थ स्थानों पर पाए गए राख के ढेर इस बात का संकेत देते हैं कि लोग कुछ खास मौसमों में जंगलों के पशुचारण स्थलों पर चले जाया करते थे। अंत में कहा जा सकता है कि नवपाषाणकालीन अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं कृषि, पशुपालन तथा धातु विज्ञान की प्रगति है। आखेट एवं संग्रहण की कृषि तकनीक की ओर अग्रसर होना ये एक क्रांतिकारी कदम था। इस युग में हर स्तर पर परिष्कार आया, जिससे व्यवस्थित समाज व्यवस्था का आविर्भाव हुआ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे जॉइन बटन पर क्लिक करना। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो 59 रुपये का आप योगदान दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं कल को अगली वीडियो के साथ में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।